वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात के सूरत में जल संचय जन भागीदारी स्कीम का किया आगाज। आने वाली नस्लों के लिए पानी की बचत को बताया अहम। इस इक़दाम का मकसद गुजरात में बारिश के पानी को ज़ख़ीरा करने के 24,000 से ज्यादा ढांचे की तामीर करना है मकसद। जम्मू कश्मीर में इंतखाबी सरगर्मियां तेज। अमित शाह रियासत के दौरे पर। इंतखाबी मुहिम के दौरान बीजेपी का संकल्प पत्र किया जारी। पार्टी ने दूसरे मरहले के लिए स्टार मुहिम चलाने वालों की फहरिस्त की जारी। बीजेपी ने कोलकाता इस्मत दरी कत्ल मामले में रियासत की ममता हुकूमत पर किया हमला। कहा कि वजीर आला के ओहदे पर रहते हुए केस में इंसाफ की नहीं की जा सकती उम्मीद। ममता बनर्जी और कोलकाता पुलिस कमिश्नर से बीजेपी ने किया इस्तीफे का मुतालबा। और पेरिस पैरालंपिक में आज पैरा एथलेटिक्स और पैरा पावर लिफ्टिंग में हिंदुस्तान की ताकत आएगी नजर। कपिल परमार ने कल पैरा जूडो में कांसे का तमगा जीता। हिंदुस्तान अब तक 25 तमगे कर चुका है हासिल। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सूरत में जल संचय जन भागीदारी स्कीम के आगाज के मौके पर मुनक़िद प्रोग्राम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिताब किया। पानी की हिफाजत के वज़ीर-ए-आज़म के विजन को आगे बढ़ाते हुए इस इक़दाम का मकसद कम्युनिटी की शिराकत और मिल्कियत पर जोर देते हुए पानी के तहफ़्फ़ुज़ को हासिल करना है और ये पूरे मुआशरे और पूरे हुकूमती नुक़्ता नज़र से चलता है। इस प्रोग्राम के तहत रियासत भर में कम्युनिटी की शिराकत से तकरीबन 24,800 बारिश के पानी को ज़ख़ीरा करने के ढांचे बनाए जा रहे हैं। और इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि पानी का तहफ़्फ़ुज़ न सिर्फ पॉलिसियों का बल्कि समाजी वफादारी का भी मामला है। आप 10 वर्षों की सभी बड़ी योजनाओं को देखिए। पानी से जुड़े विषयों पर पहली बार साइलोज को तोड़ा गया। हमने होल ऑफ द गवर्नमेंट के कमिटमेंट पर पहली बार एक अलग जल शक्ति मंत्रालय बनाया। जल जीवन मिशन के रूप में पहली बार देश ने हर घर जल इसका संकल्प लिया। पहले देश के केवल 3 करोड़ घरों में पाइप से पानी पहुंचता था। आज देश के 15 करोड़ से अधिक ग्रामीण घरों को पाइप से पानी मिलने लगा है। जल जीवन मिशन के जरिए देश के 75% से ज्यादा घरों तक नल से साफ पानी पहुंच चुका है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि उन्होंने हमवतनों से माहौलियात की खातिर एक पेड़ मां के नाम लगाने की अपील की थी। उन्होंने बताया कि जब दरख्त लगाए जाते हैं तो ज़ेर ज़मीन पानी की सतह में तेजी से इजाफा होता है। उन्होंने कहा कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप जैसी मुहिम के जरिए पानी की बचत हो रही है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की दिशा में हमारी सरकार ड्रिप इरिगेशन जैसी तकनीकों को लगातार बढ़ा रही है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप जैसे अभियान, इनसे पानी की बचत भी हो रही है। कम पानी वाले इलाकों में किसानों की आय भी बढ़ रही है। सरकार दलहन, तिलहन और मिलेट जैसी कम पानी की खपत वाली फसलों की खेती को भी बढ़ावा दे रही है। कुछ राज्य जल संरक्षण के लिए वैकल्पिक फसलों पर किसानों को इंसेंटिव भी दे रहे हैं। मेरा आग्रह है, इन प्रयासों को और गति देने के लिए सभी राज्यों को साथ आना चाहिए, मिशन मोड में काम करना चाहिए।
वहीं एक दीगर प्रोग्राम में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क के नामवर असातिज़ा से बातचीत की। टीचर्स डे के मौके पर होने वाली ये मीटिंग बहुत अहमियत रखती है। नई तालीमी पॉलिसी पीएम मोदी की क़यादत में हुकूमत ने तैयार की है। मकामी ज़बान में तालीम के साथ हुनरमंदी की तरक्की पर जोर दिया गया है। जम्मू कश्मीर में इंतखाबी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बीजेपी के सीनियर लीडर और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह रियासत के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने पार्टी का इंतखाबी मंशूर जारी किया। शाम को वो पार्टी रहनुमाओं के साथ मीटिंग की सदारत करेंगे और पार्टी कारकुनों के एक वफ्द से मुलाकात करेंगे। काबिल जिक्र है कि अमित शाह की जम्मू से इंतखाबी मुहिम शुरू करने का मकसद इलाके के लोगों को उनकी फलाह बहबूद और तरक्की के तईं बीजेपी के अज़्म के बारे में यकीन दिलाना है। रियासत में असेंबली इंतखाबात 3 मरहलों में होंगे। पहले मरहले के लिए वोटिंग 18 सितंबर को होगी। वहीं बीजेपी ने जम्मू कश्मीर के लिए पार्टी का मंशूर जारी कर दिया है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने जम्मू में पार्टी का मंशूर जारी किया और इस मौके पर मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि जब भी जम्मू कश्मीर की तारीख लिखी जाएगी 2014 के बाद के ये 10 साल रियासत के लिए सुनहरी दौर के तौर पर याद किए जाएंगे। 2014 से लेकर 2024 का ये कालखंड जब भी जम्मू कश्मीर और भारत का इतिहास लिखा जाएगा, जम्मू कश्मीर के लिए स्वर्णिम अक्षरों से अंकित किया जाएगा, ऐसा मेरा बहुत स्पष्ट मानना है। ये 10 साल जम्मू कश्मीर के लिए शांति और विकास के 10 साल रहे हैं, सुशासन के 10 साल रहे हैं। ये 10 साल में टेररिज्म की जगह मैक्सिमम टूरिज्म पर शिफ्ट हुआ है। अमित शाह ने कहा कि दफा 370 तारीख बन चुकी है, ये कभी बहाल नहीं हो सकती और हम इसे आने भी नहीं देंगे, क्योंकि 370 ही वो कड़ी थी जो कश्मीर में नौजवानों के हाथों में पत्थर पकड़ाती थी। बड़ी दुख की बात है, विगत दिनों में एनसी का एजेंडा मैंने पढ़ा है और एनसी के एजेंडे को कांग्रेस का मौन समर्थन भी मैंने देखा है, मगर मैं आज आप सभी पत्रकार भाइयों के माध्यम से पूरे देश को स्पष्ट कर देना चाहता हूं, धारा 370 इतिहास बन चुकी है, वो कभी लौटकर नहीं आने सकती, हम आने भी नहीं। वहीं जम्मू कश्मीर में दूसरे मरहले की 26 असेंबली सीटों के लिए आज कागजात नामजदगी की जांच हुई। दूसरे मरहले में 26 असेंबली सीटों के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने का कल आखिरी दिन था। असेंबली इंतखाबात के तीसरे मरहले के लिए नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही नामजदगी का अमल 12 सितंबर तक जारी रहेगा। दूसरे मरहले के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 13 सितंबर को होगी और 17 सितंबर तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के संजौली में मस्जिद की गैर कानूनी तामीर का मामला इन दिनों सुर्खियों में है। गुज़िश्ता दिनों इसके खिलाफ मकामी अफराद ने मुजाहरा किया था, जिसके बाद ये मामला अचानक सुर्खियों में आ गया। हिमाचल प्रदेश असेंबली के मॉनसून इजलास में भी ये मामला उठा है। वहीं ताज़ा वाक़े में बीजेपी के कारकुनों, हिंदू तंजीमों और मकामी अफराद ने बड़ी तादाद में संजौली में मुजाहरा किया और इंतज़ामिया से इस मामले में कार्रवाई का मुतालबा किया है। मस्जिद की मुबैना गैर कानूनी तामीर के खिलाफ लोग मस्जिद के बाहर जमा हुए। मुजाहिरीन का कहना है कि मस्जिद गैर कानूनी तौर पर बनी हुई है और मस्जिद की 4 मंजिलें जो हैं वो गैर कानूनी हैं। और इस मामले में हिमाचल प्रदेश के वजीर आला सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि रियासत में तमाम मज़ाहिब के लोगों का एहतराम है, हर एक कानून से बंधा हुआ है, लेकिन रियासत में मुजाहिरे के नाम पर किसी को कानून अपने हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सभी धर्मों का सम्मान है। जो भी भावनात्मक घटनाएं होती है, भावना में भय करनी होनी चाहिए। कानून के हिसाब से हमें अपना काम करना है और जिस प्रकार शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट हुआ, सरकार पूरी नज़र रखे हुए है और अभी मैं अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दिए कि शांति बनाए रखनी है
और जो भी आगे कानून के आधार पर जो भी कार्रवाई अगर करनी होगी हम उसको करेंगे। हिमाचल प्रदेश के साबिक वजीर आला जयराम ठाकुर ने कहा कि वजीर आला सुखविंदर सिंह सुक्खू बार बार इस मामले को दाएं बाएं मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अवामी जज्बात का एहतराम जरूरी है और अमन व अमान रियासती हुकूमत की जिम्मेदारी है। पूरा समाज जो है इकट्ठा होकर के उस आंदोलन में हिस्सा लिया है कल, और उन्होंने जो मांग की है कि जो वहां पर भवन बना है जिसको अनऑथराइज्ड माना जा रहा है, उस भवन को हटाया जाए, ऐसा कहना है उन लोगों का। लेकिन जो टेक्निकल सारी चीजें हैं उन सारी चीजों में जाकर के कानून के दायरे में क्या कर सकते हैं ये विषय जरूर होगा। लेकिन बार बार मुख्यमंत्री जी इस सारी चीज को दाएं बाएं करने की कोशिश कर रहे हैं। जन भावनाओं का सम्मान मुझे लगता है कि ये भी आवश्यक है। कानून व्यवस्था ये प्रदेश सरकार का दायित्व है, उस दायित्व का निर्वहन उनको करना है। आगे बढ़ते हैं, जहां सीबीआई आरजीकर मेडिकल कॉलेज कोलकाता के साबिक प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ माली बेजाब्तगियों के इल्जामात की तहकीकात कर रही है और अब इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट भी तहकीकात में शामिल हो गया है। जुमे को ईडी ने संदीप घोष के करीबी रिश्तेदारों के घर समेत उनके 6 मकामात पर छापेमारी की। काबिल जिक्र है कि 13 अगस्त को हाई कोर्ट ने इस्मतदरी और कत्ल केस और अस्पताल में माली बेजाब्तगियों की जांच सीबीआई को सौंप दी थी और इस दौरान सीबीआई ने 2 सितंबर को संदीप घोष को गिरफ्तार किया था और अब उनके खिलाफ ईडी भी तहकीकात करेगी। बीजेपी के तर्जुमान संबित पात्रा ने कोलकाता इस्मतदरी मामले में ममता हुकूमत पर मुतअद्दिद इल्जामात आयद किए हैं। संबित पात्रा ने कहा कि ममता हुकूमत क्या छुपाना चाहती हैं जिसके लिए मुतासरा के वालिद को बार बार पैसे दिए जा रहे हैं। पिता पूछते हैं कि जब मेरी बेटी की बॉडी वहां हमारे घर में रखी हुई थी, उस समय डीसी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नॉर्थ उन्होंने मुझे एक कोने में बुलाया और कोने में ले जाकर मुझे कुछ पैसे देने की कोशिश की। मैंने इनकार कर दिया कि मुझे पैसे नहीं चाहिए। ऐसा क्या था कि ममता सरकार ने डीसी को भेजा पैसे के साथ कि आप जाइए, और जब शव घर में रखा हुआ है उस समय उनके माता पिता को खरीदने की कोशिश करिए। संबित पात्रा ने कहा कि जिस लड़की के साथ घिनौना जुर्म हुआ उसके अहले खाना को एम्बुलेंस में बैठने की इजाजत नहीं दी गई और आखिरी रसूमात के पैसे भी किसी अफसर या लीडर ने दिए। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, जहां 15 रिश्तेदार हो, माता पिता हो, where was the dearth of a guardian? Were there no local guardians that a councillor of TMC had to become a local guardian to sit in the ambulance? एम्बुलेंस में उस लोकल गार्डियन कोट अनकोट टीएमसी का काउंसलर उसने क्या किया? डिड ही प्ले विद द एविडेंसेस और डिड ही डिस्ट्रॉय द एविडेंसेस इनसाइड द एम्बुलेंस? और पिता ने बहुत इमोशन के साथ एक प्रश्न पूछा है, ये इमोशन का विषय है। उन्होंने कहा कि क्रिमेटोरियम में जो फीस लगती है वह फीस भी मुझसे नहीं लिया गया, किसी और ने दे दिया। मरकजी वजीर ज़राअत शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश के खम्मम में सैलाब मुतासरा इलाके का फिजाई सर्वे किया। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत रियासती हुकूमत को किसानों की मदद के लिए हर मुमकिन मदद फराहम करेगी। वजीर ज़राअत ने किसानों के मसाइल हल करने का वादा किया। मैंने कृष्णा जिले में अपने किसान भाइयों के खेतों को देखा है और इस बाढ़ से होने वाले नुकसान की जानकारी ली है। किसान की फसलें पूरी तरह से नष्ट हो गई है। राज्य सरकार बहुत सक्षमता और संवेदनशीलता के साथ मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू गारू जी के नेतृत्व में काम कर रही है और केंद्र सरकार उनको भरपूर सहयोग करेगी। तात्कालिक सहायता के बाद अगली फसल के लिए किसान को कैसे खाद बीज मिले उसके बारे में सरकार सोचेगी। जो हमारे टैलेंट किसान हैं उनकी जो समस्या है उसका समाधान करने का भी हम लोग प्रयास करेंगे।
उड़ीसा से ताल्लुक रखने वाले बीजू जनता दल के राज्यसभा के मेंबर पार्लियामेंट सुजीत कुमार बीजेपी में शामिल हो गए हैं। एक प्रोग्राम में मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने सुजीत कुमार को बीजेपी की रुकनियत दिलाई। धर्मेंद्र प्रधान ने सुजीत कुमार का बीजेपी में खैर मकदम किया और कहा कि जब वो बीजू जनता दल में थे तब भी वो उड़ीसा की 10 साल तरक्की की कहानी में वजीर आज़म नरेंद्र मोदी के ताउन की तारीफ किया करते थे। एक प्रतिद्वंदी राजनीतिक पार्टी के सदस्य होने के बावजूद जब राज्यसभा में नहीं थे तब भी हम लोग जब कभी मिलते थे उड़ीसा की विकास के बारे में पिछले 10 साल में जिस प्रकार के मोदी जी के प्रयास हुए हैं उसकी वो प्रशंसक रहे हैं, उसकी वो शुभेच्छु रहे हैं। उनके मन में सदैव हमारी राज्य उड़ीसा कैसे विकसित हो, गरीबों के कल्याण के लिए उनके मन में सदैव एक तत्परता और व्यग्रता रहती थी। आज उन्होंने बीजू जनता दल को त्याग करके भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं। वजीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने जापान के साबिक वजीर आज़म शिंजो आबे की अहलिया से मुलाकात की। उन्होंने शिंजो आबे को याद करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि आज सुबह मोहतरमा आकी आबे के साथ मेरी मुलाकात ने वजीर आज़म शिंजो आबे और भारत जापान दोस्ती के तई उनकी वाबस्तगी की बहुत सी यादें ताज़ा हो गई हैं और जैसे जैसे हमारे ताल्लुकात आगे बढ़ रहे हैं वजीर आज़म आबे का स्ट्रेटेजिक विजन हमेशा रहनुमाई के जज्बे का काम करेगा। होमलैंड सिक्योरिटी यानी कि मुल्क की सलामती में भारतीय सनत का क्या किरदार अदा हो सकता है और तरक्की याफ्ता भारत बनाने के लिए क्या हिकमत अमली होनी चाहिए, इस मौजू पर नई दिल्ली में एक मीटिंग का इनेकाद हुआ। एसोचैम के जरिए मुनक़िद होमलैंड सिक्योरिटी की नवी मीटिंग में माहिरीन का ख्याल था कि भारत में होमलैंड सिक्योरिटी के लिए एक कौमी कमीशन होना चाहिए। डीडी न्यूज़ के नुमाइंदे विशाल बैरिस्टो ने इस मामले पर विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन के डॉक्टर अरविंद गुप्ता से खास बातचीत की है। विकसित भारत के लिए इंडस्ट्री का नेशनल सिक्योरिटी में क्या रोल हो सकता है, उस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ हैं डॉक्टर गुप्ता जो विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन से हैं। डॉक्टर गुप्ता, आपने बात की कि हमारे पास एक नेशनल कमीशन होना चाहिए होमलैंड सिक्योरिटी को लेकर, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये देखिए, होमलैंड सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा एक मुद्दा है, उसमें बहुत से स्टेक होल्डर्स हैं और अभी टेक्नोलॉजी की भी बात हुई कि किस प्रकार से नई टेक्नोलॉजीज़ को होमलैंड सिक्योरिटी में लाया जाए। तो इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा इसमें रोल रहेगा और भी स्टेक होल्डर्स इसमें हैं। तो किस प्रकार से इनके बीच में एक सिनर्जी और कोऑर्डिनेशन किया जाए और एक कांस्टेंट डायलॉग रहे और जो भी उसमें सजेशंस हैं उसको किस प्रकार से इम्प्लीमेंट किया जाए, इसके लिए किसी एक मंच की ज़रूरत है। आपने हमारा यूनिकॉर्न जो है, हमारे यूनिकॉर्न्स के बारे में पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है, लेकिन वही स्टार्टअप्स जो है उसकी टेक्नोलॉजी ड्रेन भी का भी ख़तरा हो गया क्योंकि फॉरेनर्स आते हैं हमारी टेक्नोलॉजी लेकर, हमें ही उससे 10 गुना 50 गुना पे वो बेच रहे हैं। वो कितना इंपॉर्टेंट इशू है? देखिए, ये मेरे विचार में ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है। भारत में इसमें टेक्नोलॉजी क्षेत्र में बहुत काम हो रहा है, स्टार्टअप्स हैं और भी कई लोग हैं, लेकिन इनकी एक दिक्कत ये है कि ये एक अभी उभरते हुए स्टार्टअप्स हैं। सो दे हैव सेवरल वीकनेसेस। उनके पास टेक्नोलॉजी है ना, उनके पास मार्केट है ना, उनके पास मार्केटिंग है और उन लोगों को कोई इतनी सपोर्ट भी नहीं मिलती और वो लोग चाहते हैं कि उनको कोई लॉन्ग टर्म ऑर्डर्स मिलें। तो लॉन्ग टर्म ऑर्डर्स में प्रोक्योरमेंट, खासकर जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं उनका प्रोक्योरमेंट बहुत ज़रूरी हो जाता है। आपने सुना डॉक्टर गुप्ता की राय, हमें एक तो नेशनल कमीशन चाहिए होमलैंड सिक्योरिटी पे और दूसरा हमें अपने स्टार्टअप्स को प्रमोट करना होगा क्योंकि स्टार्टअप्स जो है हमारी जो विकसित भारत की जो यात्रा है उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाने वाले हैं। कैमरामैन जगमोहन के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और सुल्तानपुर में जेवरात की दुकान में डकैती के मुलजिम मंगेश यादव की इनकाउंटर में हलाकत पर रियासत की सियासत गर्म है।
समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने इल्जाम आयद किया है कि मंगेश का कत्ल उनकी जात की वजह से हुआ है। उन्होंने इसे फर्जी एनकाउंटर करार दिया। समाजवादी पार्टी पूरी ताकत से इस मामले को उठा रही है। आज जौनपुर में समाजवादी पार्टी के रहनुमाओं और कानून साज काउंसिल में अपोजिशन लीडर लाल बिहारी यादव एनकाउंटर में मारे गए मंगेश यादव के जौनपुर में उनके घर पहुंचे और एसपी ने इस एनकाउंटर में मुलव्विस पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। मंगेश यादव हाल ही में 28 अगस्त को सुल्तानपुर में एक जेवरात की दुकान पर 1.5 करोड़ रुपए की डकैती में मुलव्विस था, जिसके बाद पुलिस उसकी तलाश में थी। पुलिस को बुध की रात देर गए मंगेश यादव के मकाम का पता चला। पुलिस का दावा है कि मंगेश यादव ने मुहासरे के दौरान फायरिंग की और जिसके बाद जवाबी फायरिंग में मंगेश यादव को गोली से जख्मी हो गया और उसे सुल्तानपुर मेडिकल कॉलेज लाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मुर्दा करार दे दिया। मंगेश यादव पर 1 लाख का इनाम था और इसके खिलाफ चोरी डकैती के कई मुकदमात दर्ज थे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं खेल की खबरों की, जहां पेरिस में जारी पैरालंपिक गेम्स के 9वें दिन कई भारतीय खिलाड़ी तमगों के लिए चैलेंज पेश करेंगे और इससे कबल भारत ने 8वें दिन तक 25 तमगे जीते थे। भारत के खाते में अब तक 5 तलाई, 9 चांदी और 13 कांसे के तमगे शामिल हैं। आज भारतीय खिलाड़ी इस तादाद को मजीद बढ़ाने की कोशिश करेंगे। एथलेटिक्स में सबसे ज्यादा तमगे जीतने वाली भारतीय टीम आज भी तमगा जीतने के इरादे से इस इवेंट में उतरेगी। भारत की सिमरन खवातीन की 200 मीटर दौड़ में पहले राउंड में दाखिल होंगी। सिमरन ने 100 मीटर T1 में चौथी पोजीशन हासिल की थी और दीपेश कुमार मर्दों के जेवलिन के F54 जुमरे में मैदान में नजर आएंगे। दिलीप गवित 400 मीटर में नजर आएंगे। भारतीय खिलाड़ी मर्दों की ऊंची छलांग और खवातीन की जेवलिन थ्रो में भी हिस्सा लेंगे और दिन के खत्म पर 2 भारतीय खिलाड़ी सुमन राणा और होक्टियो होटल मर्दों के शॉटपुट में हिस्सा लेंगे। पावर लिफ्टिंग में कस्तूरी राजमानी खवातीन के 67 किलोग्राम के फाइनल में हिस्सा लेंगी। गणेश चतुर्थी का त्यौहार शुरू होने वाला है और इसकी तैयारियां आखिरी मरहले में हैं। कारीगर गणेश के मुजस्मे को हतमी शक्ल दे रहे हैं, जबकि ऑर्गेनाइजिंग कमेटी मंदिर के अहाते को शानदार तरीके से सजा रही है और इस मौके पर बाजार में हर तरफ जोशो खरोश है और हर साल बड़ी तादाद में अकीदतमंद मुंबई के लाल बागीचा के राजा के दर्शन के लिए आते हैं और हर साल की तरह इस साल भी बप्पा का रूप बिल्कुल मुनफरिद है। गणेश चतुर्थी के 10वें दिन बप्पा की मूर्ति का विसर्जन किया जाता है, जिसमें हजारों लोग शिरकत करते हैं। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यहीं खत्म होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाजत। आदाब।